बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि मुसलसल अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से ये 1 साल गुजर गया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाते आ रहे हैं, और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में आर्मी चीफ का नाम लिया है, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, और अभी जो आपने क्लिप देखा उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है और गुस्सा किस चीज़ का है और मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। तो खान साहब की इसमें से कौन सी बात सही है, ये तो आप ही फैसला करेंगे कि वाकई नाम लेने के बावजूद अगर उनको लगता है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। सो शायद इसके हवाले से बेहतर खान साहब खुद ही बता सकते हैं। आज जो सियासत में डेवलपमेंट हुई वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 MNAs जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और ऑब्वियसली वो चैलेंज हुआ था कि इस्तीफ़े मंजूर क्यों हुए हैं, उनका नोटिफिकेशन जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप स्पीकर साहब के पास जाएं और उनको बताएं कि ये मामला क्या है। तो जाहिर है वो 72 MNAs जो हैं वो जाएंगे स्पीकर साहब के पास और कहेंगे कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, हमारा इस्तीफ़ा वापस कर दें, हम आना चाहते हैं कौमी असम्बली में। तो क्या स्पीकर साहब ऐसा होने देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो वापस इस्तीफ़े जो हैं उनके मंजूर कर सकते हैं या इस्तीफ़े वापस ना करें। सो इस पर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है आज वो भी जानने की कोशिश हम करेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 MNAs वापस जाते हैं तो क्या ये जो सियासी दर्जा हरारत इस वक्त हमें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई कमी आएगी? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे ज़ल्मे खलीलजाद, एक वो शख्स जो कुछ अरसे से पाकिस्तान के हवाले से न जाने किस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं, किस किस्म का जो मौक़िफ़ है उनकी तरफ से वो सामने आ रहा है। अब आज भी जो ज़ल्मे खलीलजाद की तरफ से ट्वीट्स आए हैं, अगर उसको देखें तो बहुत सारे सवालात उठते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान से कोसों दूर बैठा है, अमेरिका में भी उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, एक नॉन CIA एसेट है, वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार के हवाले से जो बातें कर रहा है कि जिस सियालकोट में जो खिताब हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। और अगर आप देखें सो ये वो ट्वीट्स हैं, ये वो बयानात हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स के भी हैं जो अपनी वीडियोस में मुसलसल आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं। ये जो एक मुनज़्ज़म आपको साजिश और प्लानिंग नजर आती है, इससे क्या मकासद अखज़ करना इस वक्त मकसूद है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस ट्वीट्स में भी आप देख लीजिए जो आई डोंट थिंक दिखाने के भी काबिल हैं, क्योंकि वो अपनी ही एक कहानी जो है वो उन्होंने बनाई हुई है। खुद एक मुल्क को पहले तबाह कर दिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, अफ़गानिस्तान को, फिर इराक़ में जिस किस्म की लॉबी की, और उसके बाद कज़ाकिस्तान का भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी लॉबी की, फिर ऑयल इंडस्ट्री के लिए, और बाद में फिर ये चीज़ें भी सामने आई कि जनाब ये तो कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, ये फीस ले रहे थे, पैसे ले रहे थे, कंसल्टेंसी जो फ़ी है इनकी वो साथ साथ इनकी चल रही थी। फिर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई थी तो ये चीज़ें, वैसे तो खुफिया एक मीटिंग हुई थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस वक्त बाहर आ गई थी। खान साहब की हुकूमत के खात्मे के 1 महीने बाद ये शख्स पाकिस्तान आता है, खान साहब से खुफिया मुलाकात होती है, एक तवील मुलाकात होती है, उसके बाद ये लॉन्च हो जाते हैं और पाकिस्तान के हवाले से इनका जो नैरेटिव है वो हम देख रहे हैं बड़े अरसे से। इनफैक्ट ये पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख भी देना शुरू हो जाते हैं, और वो बयानियाँ, वो तारीख जो है वो बड़ा मैच करती है उस तारीख से या उस डिमांड से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त डिमांड है। तो इसके पीछे क्या वजह है? अफगान जो खवातीन हैं उनके हवाले से तो बात नहीं करते, बुशरा बेगम के हक में जो है वो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं जो साबिक खातून अव्वल हैं। तो ये सारा माजरा आखिर है क्या, इस पर पहले बात करेंगे। जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया शोएब साहब। हमारे साथ राजा खुरम परवेज साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी शुक्रिया खुरम। मुनीब कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, लाहौर से ज्वाइन करें। मुनीब आपका भी शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो कि माहिर उमूर सलामती हैं, सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। और इसी चीज़ पर मोहम्मद अली साहब पहले तो ज़रा फरमाइएगा कि जो ज़ल्मे खलीलजाद साहब हैं, क्या वजह है कि इतने अरसे से पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने बहुत दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया। मैं मुख्तसरन 3 इसके पहलू बयान करूँगा इसके सैक़ो सबाक़ के दरअसल ज़ल्मे खलीलजाद साहब को पाकिस्तान में इस वक्त अचानक दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है। इसके 3 पहलू हैं।
पहली बात तो ये कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली है, उसके 4 पहलू हैं और उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी एक अहम रोल है। पहला पहलू जो सबसे ज़्यादा हमारी आवाम और मीडिया की दिलचस्पी का बायस होता है और सबसे ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करता है, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, जो सड़कों की सियासत है। दूसरा पहलू जो है उसका वो अदालती सियासत है, ठीक है। तीसरा पहलू जो है वो उसका एक नाकाम ख्वाहिश और कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह कायल किया जाए कि मुझे दोबारा बैटिंग दे दी जाए, ये तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू जो है वो जो रिसेंटली आप सुन रहे हैं और आपके जो दीगर शुरका हैं वो आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि दीगर पार्टियों में इस वक्त जो सिंकिंग शिप में से जो लोग निकल रहे हैं वो दीगर पार्टियों से कोवर्टली बैक चैनल के जरिए इंगेज कर रहे हैं कि ताकि अपनी मुस्तकबिल में सियासत को बचाया जा सके। ये तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू जो सबसे दिलचस्प है, जिसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद और दीगर चंद अफराद का अमल दखल है, वो एक इंटरनेशनल प्रॉन्ग है पीटीआई की पॉलिटिक्स का, जिसका मकसद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और रियासती इदारों को बदनाम करना और उन पर इंटरनेशनल प्रेशर लाना, आलमी बरादरी की तरफ से भी, आलमी इदारों की तरफ से भी, ह्यूमन राइट्स और इस तरह के नैरेटिव्स को शेप करके। इसमें कुछ लोग जो हैं बदकिस्मती से हमारे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ कनाडा में बैठे हुए हैं। लेकिन रिसेंटली जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को इन्होंने कल्टीवेट किया है, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। मैं ज़ाती तौर पे चूंकि वाशिंगटन में कई साल काम भी कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि देखिए अमेरिका में जो अंदाज़े सियासत है ना, वो बड़ा ओपन और कॉर्पोरेट स्टाइल में होता है। जब भी एक इलेक्शन आने वाले होते हैं तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो है ना, वो कई जो ऐसे लोग होते हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद और ऐसे और भी कई लोग, वो अपनी खिदमात पेश करते हैं डिफरेंट पार्टीज को कि जनाब मैं अफगानिस्तान का एक्सपर्ट हूँ, मैं इराक का एक्सपर्ट हूँ, मैं साउथ एशिया का एक्सपर्ट हूँ, मुझे आप लॉबी करने की इजाज़त दें तो मैं आपको पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क भी बना के दूंगा, थिंक टैंक में एक पेपर लिख के दूंगा और उस मुल्क को भी आपके मफादात के मुताबिक असरअंदाज होने में वो जो उनकी अचीवमेंट्स आप खित्ते में रही हैं या स्पेशली अफगानिस्तान में और इराक में जहां जहां उन्होंने लॉबी किया, वो तो हमने देख ही लिया है क्या उन्होंने अचीव किया है। मैं इस पे ही चाहूंगी कि बाकी शुरका जो हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें सामने। मुनीब कादिर साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, वो इंतखाबात के हवाले से, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, तारीख का ऐलान करने के हवाले से हो। इनफैक्ट ये जो सियालकोट में एक ऐसी तकरीर उन्होंने बना दी जो कि पहले कुछ हमारे बाहर बैठे, जैसे मैंने कहा कि वो जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही होती हैं, वो वाला मौकफ था, एग्जैक्टली वही मौकफ इन्होंने हमारे सामने रख दिया जिसका कहीं भी हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या करना क्या चाह रहे हैं, इनका गोल क्या है? जी तो ये पीटीआई के जो नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा विक्टिम कॉम्प्लेक्स के ऊपर मबनी है कि हम बेचारे, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। जिस तरह आज ही खान साहब ने ट्विटर के ऊपर ये लिखा है कि जो पहले डिक्टेटरशिप रह चुकी हुई है मुल्क में, चाहे वो मुशर्रफ एरा हो या ज़ियाउल हक वाला एरा हो, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट के साथ जो अभी हमारे साथ हो रहा है। अभी तो ये सिर्फ एक दिन के लिए जेल में गए थे। आप ये देख लें कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत बैठी है, इसके जितने भी लीडरान वगैरह थे, क्या वो जेल में सालों साल महीनों तक नहीं रहे? तो वहां कभी ऐसा हुआ था कि आप इस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर और रियासत के ऊपर इस तरह से अटैक कर दो? ये तो हमने सिर्फ यहाँ अनप्रेसिडेंटेड, तो इस किस्म का मॉब कल्चर है जो कि हमने सियासत के नाम पर पहले कभी देखा नहीं। अब दूसरी ज़ल्मे खलीलज़ाद की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों को पता है, इस बात को तो पीटीआई ने भी नहीं छुपाया कि इन्होंने यूएस लॉबिंग फर्म्स की सर्विसेज हायर की हैं और बहुत अच्छा खासा इन्होंने अखराजात उठाकर, बड़ा खर्चा उठाकर इन्होंने किया है। तो दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ दैट नैरेटिव जो पीटीआई ने बिल्ड किया था कि हम कोई गुलाम है क्या, हम लोग अमेरिका के गुलाम है। एब्सोल्युटली नॉट। ये तो सारा उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब कि ये बात अब इमरान खान साहब भी समझते हैं कि ही नीड्स टू हैव सम फ्रेंडशिप्स या कोई अलायंसेस होनी जरूरी है अमेरिका के अंदर, ताकि इनकी सियासत जो सी यहां चल सके। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक परेशान कुन बात है
आप ये देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां सदर बने थे अमेरिका में, तो वहां रशियन इंटरफेरेंस के ऊपर उन्होंने कितनी इंक्वायरी रखी थी, कितना बुरा समझा जाता है इस बात को। अगर यूके के इलेक्शन के अंदर बीजिंग से कोई इंटरफेरेंस आ रही हो तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? तो हमारे मुल्क में यानी कि कोई रिटायर्ड जस्टिस कटजू हैं भारत के, या फिर ज़ुल्मे खलीलजाद हैं, ऑल दीज हैव बीन्स, ये अब तय करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये अलार्म रेस करेंगे, वो भी फॉल्स अलार्म। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही गलत किस्म की मुदाखलत है एंड वी शुड ऑल बी वेरी कंसर्न्ड। और इस तरह की सियासी पार्टी मैं आज देख रही थी इनफैक्ट भारत के, इंडिया के कुछ रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बिल्कुल सही है, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ज़ल्मे खलीलजाद के स्टेटमेंट के ऊपर लिख रहे थे कि ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही। पहले तो शुएब शाहीन साहब, ये जो अभी इन्होंने बात की है कि ऑब्वियसली एक इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, साजिश हुई है, रेजीम चेंज हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मानेंगे उनकी बात, बेसिस भी नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट से ये एब्सोल्युटली यस तक का जो सफ़र है, ये अवाम नहीं देख रही है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तजाद आ रहा है। अगर आप खुद ही उनके पीटीआई का जो यूएस में एडवाइज़र थे, उनका भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, एक सेरेमनी में जो कह रहे थे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि खान साहब जो है वो एंटी यूएस बिल्कुल भी नहीं है। सो ये सब क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे मोहम्मद अली साहब ने भी कहा, बाकी दोस्तों ने भी कहा, अमेरिका का स्टाइल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान का कल्चर, स्टाइल और हमारी सियासत टोटली मुख्तलिफ है। आप अगर देखो, ज़ल्मे खलीलजाद तो कोई ऑफिशियल पोजीशन तो उसकी है नहीं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसने जो भी बात की गलत की सही की, ये फॉरेन ऑफिस का काम है। फॉरेन ऑफिस उसको प्रॉपरली रिप्लाई करे, रिस्पॉन्ड करे। हम इस बात के कायल हैं कि हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी में किसी को इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब खान साहब भी ये बात कर रहे थे कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वक्त भी हमारे जो इस वक्त मौजूदा पीडीएम के वज़रा हैं, वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव समेत वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। ये साथ ये कहते थे अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर्स है। जब आप खुद मुख्तारी को खुद सरेंडर करते हैं तो बाहर की दुनिया को ये मौका मिलता है कि वो आपके मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। खान साहब ने तो खुद ही अपना नैरेटिव तब्दील कर दिया। देखिए, खान साहब की राय को शायद पीटीआई का कोई बंदा इसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अगर आप दुनिया को मौका दे रहे हैं कि वो आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करें और इस तरीके से स्टेटमेंट्स दें जग हसाई हो, जिससे सादिया एक बात आप मद्देनजर रखें, हम जो कुछ अपनी शक्ल उनके सामने रख रहे हैं वो भी तो हमने मद्देनजर रखनी है। जो कुछ 9 मई को रात को वाक़या हुआ, ये सब बदतरीन हरकत थी, ये मुस्तक़ाबिल मज़म्मत है, लेकिन उसके साथ आप उसको को रिलेट करें। जिस दिन ये गिरफ्तार होते हैं या किडनैप होते हैं, रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम हुई। आज तक पाकिस्तान की तारीख में हाई कोर्ट के ऊपर हमला, फिजिकली शीशे तोड़े, मारा वहाँ के ऑफिशल्स को, यानी हाई कोर्ट के हमले को, और वहाँ 80 से 90 बंदा जाता है रेंजर्स का, उठा के ले जाता है इमरान खान को, वकीलों को तशद्दुद किया जाता है, ज़ख्मी होते हैं, आंखों पे स्प्रे होता है। और जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने उस दिन भी कहा कि जनाब हमारा CCTV फुटेजेस और पूरी इंस्टॉलेशन उठा कर ले गए, वो अभी तक वापस नहीं हुई, ना उनके खिलाफ कोई पर्चा हुआ। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है FIR काटें। अच्छा। इधर से अदालत रिलीफ देती है एक बंदे को, शीरी मज़ारी साहिबा, मलिका बुखारी, बाकी भी आलिया हमजा जो भी हैं, दरवाजे पे उठा लेते हैं, या अडियाला जेल से बाहर निकलते भी उठा लिया जाता है। तीसरी दफ़ा जब वो घर पहुंचते हैं, तीसरी बेल आर्डर पे जब घर पहुंचते हैं, 2 घंटे में रात को उठा लिया जाता है। ये अगर हम तो ये सारी चीजें आप कह रहे हैं सामने रखें और उसके बाद जो है वो ज़ल्मे खलीलजाद को खुद जवाब आप दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इस तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा। इधर से सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, हम उसके दरवाजे पे खड़े होकर उनको लिटरली गालियां देते हैं, आप उठा लें आपको के साथ। ठीक है, जब ये चीजें हम लोगों के साथ साथ जब लोगों को हम बता के देंगे, लोगों को एक मटेरियल प्लेट में रख के देंगे, तो वो तो फिर बात करेंगे। इस पे खुर्रम साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया। देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि गिरफ्तारी का तरीक़ाकार शायद ठीक नहीं था। इस तरह गिरफ्तार करना गलत चीज़ है और इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके रद्दमल में पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी जाएगी? क्या खान साहब को जब गिरफ़्तार किया जाएगा तो आप कोर कमांडर हाउस का घेराव करेंगे, जिना हाउस को जलाएंगे, आप GHQ पे जाएंगे, आप MM आलम के त्यारे को तबाह करेंगे? क्या आप निशान हैदर शहीद कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ देंगे? इस बात पे सियासत में ये कब नहीं हुआ ये कल्चर?
फरियाल तालपुर साहबा को एक खातून है, चांद रात को आप नैब कस्टडी में ले गए गिरफ्तार करके। जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। आप बाकी बातें छोड़ें सादिया, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, इससे बड़ा तो कोई वाक़या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो सकता था। तो क्या किसी ने आग लगाई पाकिस्तान को? हाँ, लोगों ने अपने आप को आग लगाई। जमहूरियत पसंद जो थे, जो हमारे जाले थे, इसी कमेटी चौक में लोगों ने पेट्रोल डाला और अपने आप को आग लगाई। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, हमने जंग लड़ी, ज़ियाउल हक आमिर के खिलाफ लड़ी, फर्द वाहिद के खिलाफ लड़ी, तवील जंग लड़ी 11 साल की। लेकिन हमने फौज को उसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। एक चीज़ ये, दूसरी वो इंस्टीट्यूशन खुद कहता है वो हमारा 9/11 है। 9/11। और दूसरी एक बात मैं आखिर में करना चाहूँगा ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से। दोस्तों ने बात की, बड़ी डिटेल से बात की। मेरा पॉइंट ये है कि ये क्या हैरत की बात नहीं है कि जो बात इमरान खान कर रहे हैं वही बात ज़ल्मे खलीलजाद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं हुई थी, उसको क्या हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के मामलात में बात करे? लेकिन क्या ये एक टीम बन के काम किया जा रहा है? मुझे सवाल का जवाब ये मोहम्मद अली साहब, आपका तज्जिया इस पे मैं जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि जी वो जो बात करते हैं वही खान साहब भी करते हैं। ये जो सोच की हम आहंगी माशाल्लाह से पाई जा रही है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं यही बात इसमें ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि इन मामलों से मैं 15-20 साल से डील करता रहा हूँ। देखें, ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है, बल्कि देयर इज अ मेथड टू द मैटर। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये जो इंटरनेशनल प्रॉन्ग है इनकी सियासी हिकमत अमली का, पीटीआई का, उसका बहुत अहम हिस्सा है कि हमारी डायस्पोरा और फॉरेन नेशनल्स को इंगेज करके कल्टीवेट किया जाए, उनके जरिए से आलमी ताकतों पे प्रेशर डाला जाए कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी मौजूदा हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, उसको मजबूर किया जाए कि वो पीटीआई के आगे अपने घुटने टेक दे। तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा है। अलबत्ता मैं इस खुशफहमी को आपके हवाले से, आपके तवस्सुत से दूर इसलिए करना चाहता हूँ कि वो दे आर बेटिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्स। बिकॉज जो इनका 40 साला करियर है ज़ल्मे खलीलजाद का, एक तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका अफगानिस्तान में बहुत अहम किरदार रहा है और अमेरिका की अफगान पॉलिसी के नाकामी के वो मेन किरदार और मेन आर्किटेक्ट हैं। और अब जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद डेमोक्रेट्स ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, वो अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सके, वो फारिग हो गए, तो उसके बाद नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी है जो कई ममालिक के लिए, कतर के लिए और कई ममालिक के लिए लॉबिंग करती है कि जनाब आप मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए राय हमवार करूंगा अमेरिका में। तो अब आखिरी बात मुझे बताने दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाज़रीन के लिए, ब्रेकिंग न्यूज भी होगी। लास्ट ईयर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, पीटीआई ने अपने आखिरी इजलास में, जिसमें इन्होंने वो साइफर का बयानिया झूठा गढ़ा था, तो उसी में उन्होंने ये कोशिश की ये साबित करने की कि कोई अमेरिकी साजिश थी। ठीक है, उससे चंद दिन पहले सादिया पाकिस्तान का इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग करवाया था पीटीआई की हुकूमत में। उस जमाने में मोईद यूसुफ साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद को बुलाया था कि आप आके हमारे बयानिए को आगे बढ़ाएं। ये वो आखिरी दिन थे पीटीआई की हुकूमत के, उस वक्त से ये लोग मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि आज उनके दुख दर्द में देखें एक चीज वो मोहम्मद अली साहब, देखें जो चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें इतने एक साल के अंदर कुछ चीजों पे कंफ्यूजन पैदा की गई, और स्पेशली अमेरिका को लेके कि जनाब हमारी हुकूमत का खात्मा किया है अमेरिका ने, उनके साथ जनाब बाजवा मिले हुए थे, पीडीएम जो है वो मिली हुई थी। उसके बाद वो नैरेटिव तब्दील हुआ, उसके बाद कहा कि नहीं ये बाजवा ने कराया है। बाजवा ने जाके अमेरिका को बोल दिया कि इमरान खान देखें बड़ा एंटी अमेरिका है, तो फिर उन्होंने ये स्टेप ले लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके अमरीकी वफूद से मुलाकातें हों, जो अभी कांग्रेस के कुछ मेंबरान के हवाले से दस्तखत के साथ जिस तरीके से खतूत आ रहे हैं, मैंने हवाला दिया पीटीआई का जो अमेरिका में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका बयान, जहाँ पे वो खड़े होकर खिताब में कहते हैं कि इमरान खान का कोई अमेरिका मुखालिफ बयानिया नहीं है, ही इज़ नॉट एंटी यूएस। सो ये अवाम के लिए कुछ और है और वहाँ के लिए कुछ और है। ये उनकी हुकूमत में अमरीकी साजिश थी, नहीं थी, क्या इन्वॉल्वमेंट अमरीका की? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात यह है कि हमारी कौम और अवाम इंतहाई मेहनती और इंतहाई मासूम है, और वो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे बहुत से सियासतदान जो हैं वो इंतहाई चाबुक दस्ती से उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं।
देखिए अमेरिका में की हकीकत यह है कि वहाँ इस्लाम सिर्फ वॉशिंगटन के अंदर 114 थिंक टैंक्स हैं, दे आर, और उसमें बहुत सी लॉबिंग फर्म्स हैं, ठीक है? उसमें 100 से ज्यादा ऐसे बंदे हैं जो कि इंडिया को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और ममालिक को अपनी खुदमात रेगुलरली ऑफर करते हैं कि जी हमें पैसे दें, हम आपके लिए कांग्रेस में जाके, यूएस कांग्रेस में जाके लॉबिंग करेंगे। ये नॉर्मल बात है वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अगर कोई बंदा आपके बारे में कोई बात कर भी दे तो कोई मतलब ऑल हेल विल नॉट ब्रेक लूज। ये लोग कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, तो अगर वो कोई बात कर भी रहे हैं तो उस पे हंस के टाल देना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ कहूंगा आपके तवस्सुत से कि ज़ल्मे खलीलजाद को हमारे दफ्तर खारजा ने बहुत अच्छा बयान दिया कि जनाब आप अपने काम से काम रखें, हम अपने दाखिली मामलात को खुद हल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जनाब आपके 40 साल जो अमेरिका की हुकूमत और CIA को सर्विसेज थी, उससे वो इतने डिसअपॉइंट हुए हैं कि अब वो PTI से पैसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके लिए लॉबिंग करें। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोविड और बेरोजगारी के ये हालात आ गए हैं कि जिस बंदे ने CIA के लिए 30-40 साल काम किया हो, आज वो बेचारा मजबूर है कि तीसरी दुनिया की सियासी जमातों से के लिए काम करने के लिए अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है। तो कितना संजीदगी से लेना चाहिए हमें इन मामलात को, ये भी काबिल गौर है। बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब फॉर टॉकिंग टू अस। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जो दीगर सियासी और कानूनी मामला जिस पर इस वक्त बहस जारी है उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खान साहब तमाम तर इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पे और फौज के सिपह सालार पे लगाने के बाद, सर्विंग जनरल्स के नाम लेने के बाद अब ये सवाल कर रहे हैं कि गुस्सा क्यों है, किस चीज़ का बुरा मान गए हैं। तो ये बड़ा मासूम सा एक उन्होंने सवाल किया है। ज़रा मैं पहले मुनीब साहब आपका तज्जिया इस पे जान लूँ, आपको कुछ समझ में आया खान साहब क्या पूछना क्या चाह रहे हैं और गुस्सा क्यों है? अच्छा, खान साहब की बातों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अभी उन्होंने हाल ही में ये UK के चैनल 4 को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो हमारे करंट आर्मी चीफ साहब हैं उनका नाम लिया और कहा कि ये हैं जो कि मेरे खिलाफ कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। और फिर एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं तो उनके साथ काम भी करने को तैयार हूं, मैं तो उनकी इज्जत भी बड़ी करता हूं वगैरह वगैरह। तो यानी उनके सपोर्टर्स भी कंफ्यूज है कि हम इस वक्त क्या करें, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं या नहीं हैं, हम एंटी अमेरिकन हैं या हम नहीं हैं। और इस सारे चक्कर में एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जो उनके इमोशंस है ना ये PTI के सपोर्टर्स के, वो बहुत चार्ज्ड हैं और खान साहब को इसका पता है। सो वो इस पे खेल रहे हैं, जैसे उन्होंने साइफर पे खेला था ना, तो वो अपने फॉलोअर्स के इमोशंस पे खेल रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि सपोर्टर्स ने तो इन लोगों की ज़मान पार पहुंचो वाली कॉल के ऊपर और इस तरह की जौन से ये मेरे ख्याल से की जो इन्फ्लेमेटरी रेटरिक है उसको फॉलो करते हुए तोड़फोड़ की, उन्होंने शहरों को आग लगा दी उनके सपोर्टर्स ने। आज खान साहब से जब पूछा गया कि क्या आप मजम्मत करते हैं, आप कंडेम करते हैं ये जो सारा कुछ अभी हुआ, चाहे वो GHQ के ऊपर अटैक हो या कोर कमांडर साहब के लाहौर रेजिडेंस के ऊपर अटैक हो, आप इसको कंडेम करते हैं, तो ये बड़ी गौर करने वाली बात है। खान साहब ने ये अनइक्विवोकली नहीं कहा कि मैं कंडेम करता हूं, उन्होंने कहा कि कौन कंडेम नहीं करेगा। हाँ जी, ये बात है। मैं उनको ये जवाब में कहना चाहता हूं जी आप कंडेम नहीं कर रहे। अगर आप पूछ रहे थे कौन कंडेम नहीं करेगा, तो इसके अंदर इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है और वो सिर्फ ये है कि जो इनको सूट करता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिकी मुदाखलत जो हो रही है, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट साहब का भी आपने बयान देखा होगा, तो प्रेसिडेंट साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को खुल के मजम्मत करनी चाहिए थी, जो आप सही कह रहे हैं कि अभी तक नहीं की। वो सवाल के जवाब में उन्होंने एक और सवाल कर डाला, नहीं हुई। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि खान साहब खुद कहते रहे हैं, इवन जब वो अरेस्ट भी हुए हैं तो उससे पहले जो उनकी वीडियो थी 9 मई की सुबह को कि अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो फिर देख लेना क्या होता है, फिर उसके जो नताइज होंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं वगैरह वगैरह। ऐसी कौन सी बात थी जो खान साहब को पता थी कि क्या होगा अगर वो अरेस्ट हो गए? तो इसका मतलब उनको खबर तो थी, वो बिल्कुल अनजान तो है नहीं, उनको पता है कि उनको अरेस्ट करोगे तो क्या होगा। इसका मतलब कि पूरी एक प्रेपरेशन हुई हुई थी, एक कंसर्टेड एफर्ट था, ये केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो हम लोगों को 9 मई को देखने को मिला।
तो अगर वो उसको कंडेम नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी मुलव्वस हैं। लेकिन अगर बहुत नौबत आ भी गई तो ही इज प्रिपेयर्ड टू थ्रो हिज पार्टी सपोर्टर्स अंडर द बस, जो कि वो कर भी चुके हैं। अब आप यही देख रहे, छोटी सी बात है, एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि उनके अपने जो एक लीगल एडवाइजर हैं खान साहब के, वो मियां मी ब्रिज में लाहौर में 9 मई को उनकी फुटेज आई है, वो लहरा रहे हैं, वर्दी को लहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कोर कमांडर के घर से लेकर आया हूं वर्दी, इसका ये वेस्ट साइज है, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कैंट में एंटर कर देंगे। अब ये वाली वीडियोस जॉन सी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी देख भी रही थी कि उनके नाम आए भी। आमिर मीर साहब जो कि पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, उनमें उनका नाम भी शामिल है। बट शुएब साहब ये जरा इस पे बताइएगा, अभी आज उनकी टीम मिली भी है इंतजामिया की, उन्होंने कहा चले नाकाबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो वापस जाके रिपोर्ट उन्होंने सीएम पंजाब को भी की है। जियो फेंसिंग के जरिए बार बार वो इस चीज पे बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग थे और वो लोग ऐसे नहीं थे कि कारकुन जो हैं वो खुद से करते चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकायदा उनके राब्ते लीडरशिप से मौजूद थे। और ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो अनूश है उनका भी बयान आया। देखिए, पहली बात तो आपको एक बात कहूँ, सबसे बुनियादी सवाल ये है क्या इमरान खान की गिरफ्तारी जायज़ थी, गलत थी? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान जेल में थे उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ? यस, ही वॉज नॉट इन पाकिस्तान इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी कि वो किसी को डायरेक्शन दे सके, ये करें वो करें। जब लीडरलेस मॉब हुआ करता है ना, तो प्रोटेस्ट में वायलेंस आ जाया करती है। आप फ्रांस की मिसाल ले लो, उससे ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी तो नहीं हो सकती ना। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास कोई उसका मैकेनिज्म भी होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप गोलियाँ मारो। खुर्रम साहब फरमा रहे थे कोर कमांडर हाउस पे बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो कुछ हमला हुआ, गलत हुआ, मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, कहते हैं 2 बजे से टोलियाँ आनी शुरू हुई, ये कंप्लीट जाकर होता है 10 बजे रात के, कि जी इतनी देर रहे, इतनी देर रहे, 2 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, 5 घंटे रहे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंगल शख्स नहीं जाता, ना रास्ते में रोकता है ना वहाँ रोकते हैं। आप लाहौर में या किसी भी जगह पे कैंट एरिया से आप गुजर के देखें, वहाँ आप जा नहीं सकते। क्या कुशलिंग, क्या कोई और तरीका कार, वाटर कैनन, क्या लाठीचार्ज, क्या इतने घंटों में एक शख्स ने भी रोकने की कोशिश नहीं की? ज़ाहिर है इसके पीछे भी तो कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने रेस्ट्रेंट शो किया है कि जनाब रेस्ट्रेंट जरूर करें, गोलियां ना मारें, से आवाम आ गई। लेकिन अगर आप 79 लोगों पे उस दिन 40 से 50 लोग शहीद हुए हैं उस दिन के वाक़े में, उनकी तो ना वीडियोज आई हैं, ना पता चला है कि आपने बेगुनाह मारा है या वाकई गुनाहगार थे जिनको मारा है आपने, वो आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन वहां अगर कोई बंदे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम उसका कोई सिस्टम तो हो कि आप उनको रोकने की कोशिश करें। कोशिश तो करें। ये ना कि खान साहब ने अभी तक सही से मुजम्मत नहीं की, ये नहीं कहा। हसन न्याजी जिनकी वीडियो है, यास्मीन राशिद की एक वीडियो है जिनके पास क्राउड खड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस जाना है, जिसमें वो कह रही हैं लोगों को पहले इकट्ठा होने दें। आलिया हमजा की वीडियो मौजूद है और बहुत सारे नाम है जिनकी वीडियोस मौजूद है। एजाज चौधरी की उनके बेटे के साथ ऑडियो जो है वो मौजूद है। इनके हवाले से भी नहीं कहा कि अगर मैं नहीं था तो मेरी ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है, अगर इन्होंने भी ऑर्डर किया तो गलत किया है। देखें सादिया, पहला प्रॉब्लम ये है कि ट्रू सेंस में हम चीज़ों को नहीं देख रहे। सबसे पहला सवाल यह है कि किसी भी जगह के प्रोटेस्ट करना ये लॉफुल है या इनलॉफुल है? ये लॉफुल है। किसी भी जगह पे आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि गालियां दें कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दें, आप जीएचक्यू किसी भी जगह पे एम्बुलेंसेस जला दें, आप रेडियो पाकिस्तान जला दें। जो कह रही है मैं आपके साथ हूं, मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूं। लेकिन अगर आपकी खान साहब से दोस्ती है, आप खान साहब को इतना मशवरा तो दे दें कि भाई खुल के मुजम्मत ही कर दें। मैं उसकी बात उस तरफ आ रहा हूं। पहली बात तो ये कि किसी भी शख्स का किसी भी जगह पे खड़े होकर एहतजाज या प्रोटेस्ट करना लॉफुल है या अनलॉफुल नहीं है। जो अगला वायलेंस है वो अनलॉफुल है, वो गलत है। दूसरी बात, खान साहब को जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, पहले दिन उसने मुजम्मत की। आपके सारे आप उठा लो, आप अपनी रिपोर्टिंग मुजम्मत खुल के नहीं की, एक बयान नहीं सर, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जो आर्मी आपका इदारा कहता है हमारा 9/11 है, उसके नहीं कल वाली मुजम्मत में भी मुजम्मत की, आज भी मुजम्मत की। जहाँ पे आप इफ्स एंड बट्स लगा देंगे ना, वो मुजम्मत नहीं होती। एक दफा भी खान साहब का खुल के मुजम्मत का बयान नहीं है। आपकी अपनी जो रिपोर्टिंग है आपके, मैं बता रही हूँ सर, काबिल मुजम्मत है, लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। हाँ, तो उसके आगे अगर और मगर और लेकिन भी तो देखें ना। काबिल मुजम्मत के बाद अगर वो ये कहते हैं कि लेकिन ये सुन ले
इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है कोई खुर्रम इसकी साहब। इंक्वायरी करे खुर्रम साहब, तो बताइए। उसमें खराबी क्या है? मैं बताएं सिर्फ जी। एक बात करके आगे जी, बढ़ती उनकी सिर्फ बात। एक बात जो मोहम्मद अली साहब ने की थी ना कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा मैं अमेरिका का मुखालिफ हूँ। वो ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे। तो अभी जो करवा रहे हैं वो तो नहीं करा खलीलजाद से। रहे, वो तो नहीं करा रहे। कहा उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि तुम आओ मेरी मदद सर, करो। उनकी जो मीटिंग जब हुई थी उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद 1 महीने बाद जब ज़ल्मे खलीलजाद यहाँ पे आए थे उसके बाद ही उनको लॉन्च कर दिया गया ना, उसके बाद से आज तक सारी अपोजिशन जब इमरान खान खुर्रम इक़्तिदार साहब में था फरमाइए। एम्बेसडर के साथ मिलती थी। मेरी राय में ज़ल्मे खलीलजाद जैसे नापसंदीदा शख्सियत को इस मुल्क में एंटर होने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। मैं कहना ठीक चाहूँगा। है। शोएब साहब, आपने डिफेंड किया खान साहब को। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो हर रोज़ तो एक स्टेटमेंट बदलते हैं, उनको डिफेंड करना वैसे कोई इतना आसान काम है नहीं। खान साहब खुद भी मुस्कुरा रहे इस बात पे। देखें, मेरी मेरी गुजारिश है, उस वक्त करेंगे, जो कोई बात आएगी उसका जवाब नहीं, देंगे। मेरी गुजारिश सुन लें। अगर खान साहब, आप कहते हैं उन्होंने मजम्मत की, हम नहीं मानते उस मजम्मत को, क्या खान साहब को ये मजम्मत करनी चाहिए कि मेरे भांजे ने कोर कमांडर की वर्दी क्यों लगाई? बिल्कुल करनी चाहिए। इसका जवाब दें। बिल्कुल करनी। खान साहब को ये, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें। और शोएब साहब आपसे पूछूंगा, मॉब निकलता है लाहौर से, कोई प्राइवेट बिल्डिंग, कोई सिविलियन आबादी कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट जाते हैं कोर कमांडर हाउस। पिंडी में वो आते हैं, पूरा सदर क्रॉस करते हैं, किसी जगह नहीं जाते, सीधा GHQ जाते हैं। ये वो मियाँ वाली में जाते हैं, उनको पता था ये सारा प्री प्लान था। कौम को आप मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इनको पता था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो किसने कहाँ कैसे कैसे ऑपरेट करना है। ये तो चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। और एक बात और, ये क्लाइमेक्स क्यों हुआ, ये इसका पीछे ये है, ये तो क्लाइमेक्स है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि जिस दिन से खान साहब की हुकूमत गई है, 1.5 साल से, सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाक फौज के खिलाफ चलाई गई। और उसमें बाज़ ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि हम चाहते भी वो पढ़ नहीं सकते, दिखा नहीं सकते मीडिया पे। ये उसका क्लाइमेक्स है। अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, बिल्कुल दें जिन लोगों ने वायलेंस की है, जिन लोगों ने आग लगाई है इस मुल्क में, लेकिन जो पीछे मनसूबा साज बैठे हैं, जिन्होंने 1.5 साल में इस कौम के यूथ को ब्रेन वॉश किया है, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं और हमें उन तक भी पहुँचना चाहिए। तो वो तो हो रहा है। वो आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वहां आप कोई बात कर ही नहीं सकते। सिर्फ वो बात गालियों से शुरू करके इख्तिताम गालियों पे होता है। मुनीब भी ये चीज भुगत रहे हैं मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे। हम सब भुगतते हैं। हम कुछ आप लिखे, कोई चीज ट्वीट करें और आप जवाब देखें। आप कोई लॉजिकल बात नहीं कर सकते, कोई रैशनल डिस्कशन नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि वो सोशल मीडिया पे ही है। अब कल मेरे ख्याल से मुनीब आपने देखा होगा नंबर 1 पे या नंबर 2 पे वो ट्रेंडिंग में था, टॉप ट्रेंड था, ज़मान पार्क पहुंचो। ज़मान पार्क के बाहर कोई बंदा नहीं, लेकिन अगर ट्विटर पे आपने सिर्फ जाना है तो ट्विटर पे सब पहुंच गए थे ज़मान पार्क। ट्विटर पे लाखों लोग पहुंचे हुए थे ज़मान पार्क। वो इसलिए क्योंकि इनकी एक सोशल मीडिया सेल है, वो बड़ी स्ट्रांग है। इन्होंने वो बॉट्स खरीदे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटेड अकाउंट्स होते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो गाली गलोच चल रही होती है, जो मुझे भी इन लोगों की तरफ से आ रही होती है, तो उनके कितने कोई फॉलोअर्स हैं उन अकाउंट्स के, उनके कोई फॉलोअर्स होते ही नहीं है, उनकी कोई डिस्प्ले पिक्चर्स नहीं होती, वो इधर उधर से उन्होंने चुराई होती है। तो ये इनके ऑटोमेटेड जो बुलीज है ना, साइबर बुलीज, इन्होंने वो बिठाए हुए हैं। ये खान साहब के बारे में भी बात हो रही थी, शोएब साहब बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल निहत्ते लोग जौन से हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर आप तशद्दुद कैसे कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है कि जो अमवात हुई है, जो लोगों की जानें गई हैं इन पूरे जो ये फसाद हुआ है 9 मई के बाद, वो किसके हाथों गई हैं? क्योंकि निहत्ते नहीं थे पीटीआई के सपोर्टर्स। पूरी की पूरी वीडियो फुटेज है। वही तो बात है कि ये बड़ी देर से प्लान हो रहा था, क्योंकि आपके पास खड़े खड़े इस तरह से यू डोंट गेट आर्म्ड, आपके पास इस तरह से वेपन्स वगैरह नहीं आ जाते। और खान साहब को इस बात का पता है। आप इस तरह से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कल ट्वीट किया है खान साहब ने कि फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां प्रोटेस्टर्स पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर भी फ्रेंच पुलिस खड़ी रही थी और वो सिर्फ देख रही थी। एक तो ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो फ्रांसीसी पुलिस है, उन्होंने, जिनको जेंडाब कहते हैं उधर, उन्होंने फुल एक्शन लिया था, जिसकी के काफी वहां के एक्टिविस्ट क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, कंट्रोवर्सी मची थी। तो ये सबसे पहला झूठ है। और खान साहब मिसाल क्या कायम करना चाह रहे हैं कहकर कि यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, ये लोग पेट्रोल बॉम्ब्स यूज करें और ये उम्मीद करें कि आगे से कुछ हो भी ना।
यानी ये आप अपने सपोर्टर्स को, जो कि जिनकी अच्छी खासी तादाद है, खान साहब खुद कहते हैं ना कि जी मेरी बड़ी मकबूलियत है, मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आपको तो चाहिए कि आप जिम्मेदारी के साथ बात करो, यू शुड स्पीक रिस्पॉन्सिबली। आप उनको ये दरअसल प्रेसिडेंट उनके लिए सेट कर रहे हो, आप उनको ये कहने की कोशिश कर फॉलोअर्स को कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप चाहे पेट्रोल बम अपने हाथ में ले लो, वो ठीक है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से कि शायद लोग भूल रहे कि फवाद चौधरी साहब के घर पे भी 2 हफ्ते पहले उन्होंने दावत दी थी अमेरिकन एम्बेसडर को। किस हैसियत से मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ यूएस एम्बेसडर आए हुए थे, बिल्कुल वो तस्वीर है उनकी, एरिया ने खुद ही ट्वीट कर दी थी। आप सही कह रहे हैं। मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाना चाहती हूँ। अभी जो हम बात कर मुकम्मल कीजिए मुनीब, मैं फिर आगे शेख साहब की जानिब जाऊँ। मैं यही कह रहा हूं कि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स चल क्या रहा है, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा ना कि जी आर्मी चीफ साहब के साथ भी बिहाइंड क्लोज डोर्स हम लोग मिलना चाहते हैं। खैर असद उमर साहब खुद अब क्लोज डोर्स के पीछे चले गए और उसके बाद इस तरह से होता है कि आप अमेरिकी एम्बेसडर को भी मिल रहे हो क्लोज डोर्स। सीरियस उन्होंने ये सजेशन दिया कि जी आर्मी चीफ साहब को और इमरान खान साहब को बस एक कमरे में बंद कर दें, वो गिले शिकवे अपने जो है वो दूर कर लें। बहरहाल शेख साहब ये बताइए कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, आपका ऑब्वियसली व्यू है, अब ये जो स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स आर्मी एक्ट के तहत जिनको नाम दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स, आप इसके मुखालिफ हैं, क्यों? इसलिए मुखालिफ हूँ कि हमारे पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का पूरा निज़ाम है। आप पॉलिटिकल वर्कर्स को या अपने सिटीजन सिविलियंस को आप इस तरीके से आप नहीं ट्राई कर सकते। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। आपको याद होगा कि 97-98 में जब कराची ऑपरेशन हुआ था तो सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी नवाज शरीफ साहब ने, ठीक, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने महरम अली केस में सेटिसाइड कर दिया था और ये कहा था कि ये एक मुतवाज़ी निज़ाम अदल है। मुतवाज़ी निज़ाम अदल आप नहीं बना सकते क्योंकि ये एप्लीकेबल है टू द ऑफिशियल्स ऑफ द आर्मी या जो यूनिफॉर्म पर्सन्स, उनके ऊपर जो मामलात हैं वो। लेकिन कोई एक लॉ में अमेंडमेंट आई थी 1952 आर्मी एक्ट के 1967 में यूब खान के ज़माने में कि जी सिविलियंस अगर इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हों तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। सिविल इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहे हैं तो वो तो फिर जाहिर है जो हमारी अदालतें ऑलरेडी मौजूद है, सिविल कोर्ट्स वहां चलेगा, लेकिन अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया है तो वो मिलिट्री कोर्ट्स। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पूरी जंग थी पिछले 2014-15, उससे पहले 2015 में नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंट से 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए आइन में तरमीम की गई जो 21वीं तरमीम थी। वो मैटर भी चैलेंज हुआ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, 2 साल के लिए थी, उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया था नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, वो 2019 तक काबिल अमल रही। उसमें वो जंग थी बाकायदा फ़ौज और जो भी दहशतगर्द थे उनके दरमियान। उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ, ये कहा कि चूंकि हालात ऐसे हैं और आइन में तरमीम की गई है, आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी फॉर टाइम बीइंग के लिए। लेकिन अगर हम ये प्रेसिडेंट देखें, गलत है जो कुछ हुआ, लेकिन उसका आइन और कानून की रोशनी में FIR कट गई, दहशतगर्दी की दफात भी लग गई। ये भी कोर्ट फैसला करेगी दहशतगर्दी हुई, कितना हुआ। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे मुल्क का जो है वो चल रहा है, लेकिन वो उसके अंदर ये कुछ फैसले ही नहीं होते, लोगों को सजाएं नहीं मिलती। फिर इसका मतलब ये है कि आप उसको ठीक करें, लेकिन आपका एक कानून, गवर्नमेंट उसको ठीक करे, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। क्या आइन और कानून हमने खत्म कर दिया? करना चाह रहे हैं, कीजिएगा, फिर ब्रेक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं खिलाफ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि किसी सियासी वर्कर को आप या सिविलियन को आप ट्रायल करें। मुझे सिर्फ आप माहिर कानून है शोएब भाई, मुझे ये बताएं कि एक बंदा जब आग लगाता है, एक बंदा जब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करता है, जो कौम के मुहावजों के खिलाफ ऐलान जंग करता है, तो क्या उसको आप कैटेगराइज पॉलिटिकल वर्कर करेंगे या दहशतगर्द करेंगे? मुझे इसका जवाब देखिए, दहशतगर्द अगर आप उसको दहशतगर्द समझते हैं तो दहशतगर्दी की दफा लगी हुई है। नहीं, आपका एंटी टेररिज्म लॉ मौजूद है, क्या आपने आइन और कानून को मुअत्तल कर रखा है? नहीं कर रखा। मैं नहीं समझता, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप क्या कहते हैं दहशतगर्दी में आप उसको ला सकते हैं या उसको आप पॉलिटिकल वर्कर कहेंगे? देखिए, जो जाके MM आलम का जहाज को आग लगा देता है, वो पॉलिटिकल वर्कर है या दहशतगर्द है या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं, ये बात यहां से हम आगे चलाएंगे ना कि कहां आपको बताऊं, आप इसका जवाब दीजिए। कोई मुल्क के कानून से बालातर नहीं है, ठीक, whosoever may be, खा वो पॉलिटिकल वर्कर है या कोई और शख्स है। इमरान खान तो है, आप उसको पकड़ते हैं तो वो आग लग जाती है, he is untouchable। आप इमरान खान को हाथ लगाएं, आप एक रात जेल में रखें, कस्टडी में, और पूरे मुल्क में आग लगेगी। ये तो बात ये है कि whosoever commits a crime
जब कानून आइन आपका मौजूद है, खा वो पॉलिटिकल वर्कर हो या गैर वर्कर हो, जब वो आइन और कानून को तोड़ेगा, जो कानून उस वक्त लागू है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ही विल बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये तो नहीं कर सकते कि आपको डिफरेंशिएट कर दें कि ये पीटीआई का है इसलिए इसको आर्मी एक्ट लगा दो, ये दूसरा दहशतगर्द है इसको आप दूसरा मुकदमा लगा दो। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उसको। मैं सर, मेरी गुजारिश ये सर, देखें, एक तो है ना केस चलेगा, एक फुटेज, एक कैमरा दिखा रहा है कि एक बंदा आग लगा रहा है, उसके बाद क्या आपके जहन में शक रह गया कि इसको आपने किस में ट्रायल करना है? नहीं, तो ट्राई करना है आपका। दहशतगर्दी की दफात लगी हुई है, दहशतगर्द है ना, वो दहशतगर्दी की दफात लगी हुई है ना, उसमें आर्मी एक्ट कहां से आ गया? ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुनीब कादिर साहब, इस पे आपका भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। ये जो ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट्स का, जिसको हुकूमत कह रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स ना कहें, स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कोई नई चीज़ हम नहीं करने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो 9 मई के इंसिडेंट में मुलव्वस लोग हैं, इनका ट्रायल इन कोर्ट्स में होना चाहिए? देखिए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त यही कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए दे आर वैलिड, अगर उसमें सिविलियंस को भी ट्राई करना पड़े। बिकॉज जो अमेंडमेंट आई थी, मैं मानता हूं उसको एक्सटेंशन मिली 2017 में भी, लेकिन उसके उस अमेंडमेंट में था क्या, ये देखने वाली बात है। जो 21st अमेंडमेंट के तहत हुआ वो ये था कि अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई सिविलियन भी अटैक करता है तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा, बिल्कुल मुझे समझ आती है कि जो कंसर्न है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या जो प्रोसीजर है, उसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कितनी कोई वो आर्टिकल 10A के मुताबिक आपको ड्यू प्रोसेस के जितने भी आपके हुकूक हैं वो कितने कोई मैसर किए जाते हैं। बिल्कुल वो मुझे कंसर्न सारे समझ आ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट जो कि सिविलियन कोर्ट्स को भी भरना होगा। यानी सिविलियन कोर्ट्स को भी पब्लिक का एक जो कॉन्फिडेंस है वो इस्टेब्लिश करना होगा, ताकि हम लोगों को वहां क्विकली जस्टिस मिल जाया करे। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत, मैं एहतराम करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि सुओ मोटो नोटिस बड़ी दफा उन्होंने लिए, दे बीन वेरी जेनरस इन इट। तो अभी यहां भी सुओ मोटो नोटिस बनता है, यानी यहां वो फर्वर जौन सा है, काश हमें वो देखने को मिले, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं ये ऐसी एक दहशतगर्दी वाली हरकत है। और अभी ये मैं शायर साहब को भी सुन रहा था, बड़ी उन्होंने अच्छी बातें की, बड़ी दिलचस्प बातें की। उसमें ये उनसे पूछा गया कि पॉलिटिकल वर्कर और टेररिस्ट के बीच में फर्क क्या है। अब पॉलिटिकल वर्कर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, वो बिल्कुल उसका हक है, लेकिन टेररिस्ट वो हरकतें करता है जो हम लोगों को पीटीआई के कारकुनान और उनके सपोर्टर्स की तरफ से देखने को मिला। यानी स्कूलों को जला देना, एम्बुलेंस को जला देना, ये तो मुल्क दुश्मन भी कोई नहीं कर सकता जो इस तरह के शरपसंद अनासर करते हुए नजर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तब इमरजेंसी थी 2014 और 2015 में कि मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत पड़ गई थी, तो अब भी इमरजेंसी है, क्योंकि हम इस तरह की मिसाल नहीं कायम कर सकते कि नॉन स्टेट एक्टर्स प्रोटेस्ट के नाम पर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर दे कैन टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट और वो रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं और उसके कोई नताइज भी नहीं होंगे। और एंड पे कह दिया जाएगा कि ये तो बेचारे इन्फ्लुएंस हुए थे खान साहब के हाथों। अगर इन्फ्लुएंस हुए थे तो अगर उनको अब सजा मिलेगी तो आइंदा शायद इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं देख रही थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद के साबिक वफाकी वजीर हैं अली जफर साहब, उन्होंने भी कहा कि जो लोग बराह रास्त फौजी तनसीबात में हमलों पर मुलव्वस हैं उनका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ही होना चाहिए। आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही उन पे मुकदमा चलना चाहिए। मूविंग ऑन, शेब साहब ये भी बताइएगा, आज एक और लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर जरा बात कर लेते हैं। जो 72 MNAs हैं उनके इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम। अब ये वाकई 72 के 72 वाकई जाके बैठ जाएंगे या उनको ऑब्वियसली कहा है कि स्पीकर साहब के पास जाएं और अपना मामला डिस्कस करें, तो स्पीकर साहब अगर कह दें कि नहीं हो गया, मेरा ख्याल है कि देखें जब डी नोटिफिकेशन सेटिसाइड हो गया तो उसके बाद तो फिर कोई दूसरी राय नहीं है। स्पीकर साहब ने खुद ये कहा कई दफ़ा कि ये इस्तीफे हाथ से लिखे हुए नहीं हैं जो आइन कहता है, ये कलेक्टिव हैं, हर एक का अलग अलग आना है।
अलग अलग हर एक की वेरिफिकेशन करानी है। ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो ये इस्तीफे ही नहीं है। जब एक पॉलिटिकल डिसीजन किया, पीटीआई ने कहा जी हम आ रहे हैं, जब उन्होंने कहा जी ठीक है हम आ रहे हैं, ये इस्तीफे आपने कह दिया नहीं है तो इट शुड बी इग्नोर्ड। जब वो दरवाजे पे पहुंचते हो कहते हैं नहीं इट इज़ एक्सेप्टेड। तो ये स्पीकर साहब का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था वो चैलेंज हुआ बिफोर द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको सेटिसाइड कर दिया। तो अब तो ज़ाहिर है उन्होंने वो जब पिछला डिनोटिफिकेशन खत्म हो गया तो फिर दे आर द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, दे विल रिमेन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और फिर जो भी उसका है जो अपोजिशन लीडर है वो उसकी चेंज है और उसके बाद अब आप लोगों को पीडीएम को जो बार बार ऑब्वियसली ताने भी मिलते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भाई आधा ऐवान खाली पड़ा हुआ है, तो वो पीटीआई वापस आ रही है, रौनकें बहाल होने वाली हैं आपकी कौमी असेंबली की, नहीं? सादिया, ये शोएब भाई तो जो बात कर रहे थे ना, ये मोडेलिटीज में चले गए। अच्छा, समरी ये है कि पीटीआई ने कहा कि हम छोड़ेंगे असेंबली, हमने जी हद्दुल मकदूर कोशिश की हमने इनको समझाने की कि आप ना जाइए, आपको हिस्सा लेना चाहिए अपोजिशन में अपना किरदार अदा करें। आईनी तरीके से आपकी गवर्नमेंट हमने ख़त्म किया, आपके पास हाउस में नंबर्स नहीं थे, आप नहीं रहे वज़ीर आज़म, हुकूमत खत्म हो। बहरहाल इन्होंने वो बात नहीं मानी, इनकी की रट थी कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो जब हमने मंजूर कर लिया तो अब ये कहते हैं कि हाँ आपने मंजूर, क्योंकि समरी ये है इस चीज़ की। जहाँ तक हाई कोर्ट का फैसला है वो आएगा, स्पीकर साहब उसको देखेंगे। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन से भी नोटिफाई हुए हुए थे, कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो चुके हुए, कुछ हल्कों में तो बाई इलेक्शन हो चुके हैं। बाई इलेक्शन रोक दिए गए। नहीं, खान साहब के अलावा अब ये मामला आएगा स्पीकर साहब के पास तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कानून के लिहाज से किस तरह करना है, वो आने वाले उनको कहा तो ये है ना कि आप स्पीकर साहब के पास जाएंगे तो स्पीकर साहब के पास गो के शोएब साहब की राय ये है कि अब बस हो गया ना, वो कलदम हो गया, वो जाके कौमी असेंबली में बैठ जाए। मेरी गुजारिश है कि मामला आएगा उनके पास और वो फिर उस पर देखते हैं क्या फैसला आता है। ये तो आज की बात है, ये वो देखेंगे। ठीक है, मुनीब कादिर साहब जी, अगर आप ये देखेंगे, मुझे तो ये थोड़ा नॉन टॉपिक भी लगता है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है वो यही कहा है कि अल्टीमेटली जो नेशनल असेंबली स्पीकर है उन्हीं के पास इख्तियार है तय करने का कि क्या वो वाली जौन सी रेजिग्नेशन वो कालदम थी या नहीं थी। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है, वो ये कि पीटीआई का नैरेटिव के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है कि इसका मतलब कि आप लोगों ने फरते जज्बात में एक फैसला लेकर रेजिग्नेशन कर दी, जो अब आप पछता रहे हो, तो ना जाने आप लोग आगे जाकर कितने इस तरह के इंपल्सिव डिसीजंस हो गए, परहैप्स यू नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट देन। इसका तो ये मतलब बनता है। बट वो तो आज मैं सुन रही थी वो इस डिसीजन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये फतह है हमारी, आज बड़ा तारीखी फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, पीटीआई का तो ये मौकफ है। नहीं, वो तो कहते रहेंगे। देखें, ये एक ऐसी सियासी पार्टी है, पता नहीं सियासी पार्टी है भी अब या नहीं, क्योंकि जो 9 मई को हम लोगों ने वायलेंस देखा, वेंडलिज्म देखी, मैं अब क्या कहूं इनको, लेकिन इन्होंने कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे तो बिलीव किया ही नहीं है। ये तो सड़कों पर सियासत लड़ते रहते हैं, ये तो कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं ये आखिरी मोमेंट पे कि इसका मतलब क्या है इमरान खान हमारी रेड लाइन है? ये कि उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता, या वो कानून से बढ़ के मुल्क क्यों रेड लाइन नहीं है आपके लिए, इमरान खान क्यों रेड लाइन है? मुझे समझ नहीं आता। शोएब साहब जस्टिफाई इसको करेंगे नहीं करेंगे रेड लाइन? ये एक सिंबॉलिक चीजें हैं, सियासत है कि भाई रेड लाइन का मतलब है कि आप उसको टारगेट कर रहे हो, पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हो। अगर आप सारे सियासतदान गिरफ्तारियां होती हैं, ऐसा तो नहीं होना कि सियासतदान की गिरफ्तारी हो तो मुल्क में आग लगा दो। सिर्फ एक रात के लिए नहीं जाते, लीडर बता दें बाकी सियासतदान महीनों और साल एक साल के अंदर वो पाकिस्तान की तारीख में बता दें। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका, खुरम साहब आपका, और मुनीब कादिर साहब आपका भी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।